हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम प्रीवियस ईयर जो आपका जेके सेट का क्वेश्चन पेपर था 2016 का उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसकी आंसर की कहीं नहीं मिल रही है। तो अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन में मतलब मैंने आंसर गलत दिया है तो आप कमेंट करके बोल सकते हो, ठीक है। तो ये 75 क्वेश्चन हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। ये पेपर 3 है और पेपर 2 मैं कल अपलोड कर दूँगी। और चलो अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी करना, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आ गया आपका चेस मास्टर। अब सबसे पहले ये जेके सेट JNK के बच्चों के लिए होगा। 3 पेपर हैं इसमें, पेपर 1, 2, 3। जो पेपर 1 है वो 50 उसमें 60 क्वेश्चन है और 50 करने हैं। 10 क्वेश्चंस की आपको चॉइस रहती है। और जो आपका पेपर 2 है वो आपका साइकोलॉजी के रिलेटेड आएगा। जो भी आपका अपना सब्जेक्ट होगा उसका होगा, उसके 50 क्वेश्चन होंगे। और जो पेपर 3 होगा वो 75 क्वेश्चन होंगे, वो भी आपके खुद का सब्जेक्ट होगा। और 3.5 आवर इसमें टाइम होगा, ठीक है। तो चलो हम क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आ गया आपका Chess master can recall the exact position of most pieces after a brief glance at the game board. This ability is best explained in term of। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? इसका आंसर आएगा आपका, मैं आंसर बोलूँगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो गया आप मुझे कमेंट करके पूछना, मैं बता दूँगी। इसका आंसर होगा चंकिंग, ठीक है। क्योंकि जो फ्लैश बल्ब मेमोरी है उसमें हम मैक्सिमम क्या करते हैं, ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी है ये हमारी। और इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारी पर्सनल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है उसको रखते हैं। जैसे कोई इमोशनल आ गई आपकी, इमोशनल इन्फॉर्मेशन आ गई, इमोशन के रिलेटेड, सरप्राइज़ के रिलेटेड, किसी चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस, तो वो आपकी फ्लैश बल्ब आ जाएगी। जो आइकॉनिक मेमोरी आ गई वो आइज़ के रिलेटेड है। और सीरियल पोजीशन इफ़ेक्ट आपको पता होगा, स्टार्टिंग की चीज़ें याद रहती हैं या तो लास्ट की चीज़ें याद रखती हैं। ऐसा कुछ नहीं पूछा था, तो इसलिए इसका आंसर क्या है, चंकिंग। सेकेंड आ गया आपका पेपर्स थ्योरी ऑफ इमोशन इज़। पेपर्स थ्योरी ऑफ इमोशन क्या है, एक हाइपोथैलेमिक थ्योरी है, ठीक है। ये क्या बताती है कि सर्किट कनेक्टिंग द हाइपोथैलेमस टू द लिम्बिक लोब विद बेसिस ऑफ इमोशनल एक्सपीरियंस, ठीक है। इसकी थ्योरी एक बार गूगल करके देख लेना, क्योंकि हमें बाकी किसी सिलेबस में ऐसे पर्टिकुलर मेंशन नहीं की है। तो इधर इन्होंने इसका पूछा है, इससे पहले भी इसका नहीं पूछा है। तो अगर देंगे तो आपको पता होना चाहिए हिपोथैलेमिक थ्योरी है इमोशन की। और इमोशन की बाकी थ्योरीज भी पूरी टिप्स पे होनी चाहिए, जो आपकी 4-5 थ्योरीज हैं, ठीक है। फिर आ गया उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग कंप्राइजेज ऑफ डिफरेंट स्टेजेस रेफर टू सीक्वेंस ऑफ। प्रॉब्लम सॉल्विंग का सीक्वेंस पूछा है, ये तो ईजी है। प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, एल्यूमिनेशन एंड वेरिफिकेशन। और पूछेंगे क्रिएटिविटी कहाँ पे है इसमें, तो इंक्यूबेशन में है, ठीक है। फिर आ गया उसके बाद आपका मैच द फॉलोइंग है। इसको पढ़ना खुद से, सिंपल है। इसका आंसर 2 है। बंडूरा, थॉर्नडाइक, टॉलमैन और वॉटसन, इनके बारे में कंसेप्ट पूछे हैं। ये ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आ गया उसके बाद आपका 5th क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टांस इज़ मोस्ट लाइकली टू फैसिलिटेट दी फॉर्मेशन ऑफ न्यू मेमोरीज़। तो कौन सा है जो आपका न्यू मेमोरीज़ की फॉर्मेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, वो है इपाइनफ्रीन और कॉर्टिकोस्टीरोन, ठीक है। ये भी है, क्योंकि जो अल्कोहल है ये है ना जो वेलियम, ये किसके लिए है, मेमोरी लॉस के लिए, हेलुसिनेशंस होती हैं इससे। और ये बाकी सारे ड्रग्स हैं, इधर से आपको पता लग जाएगा। स्ट्रेंथनिंग के लिए सिर्फ इपाइनफ्रीन है। फिर इपाइनफ्रीन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, आप देखो ऐसे करके रिवाइज करो। ये होता है आपके एडर्नल मेड्यूला से, इपाइनफ्रीन और नॉरपाइनफ्रीन, ठीक है। फिर आ गया उसके बाद आपका 6th क्वेश्चन, the psychotic secretion that interfere with Pavlov experiment on digestion। इस पर मुझे थोड़ा सा डाउट है, पर मुझे लगता है इसका होगा कंडीशनड रिस्पॉन्स। अगर आपको इसका आंसर कुछ और लगता था आप मुझे कमेंट करके बताना। रॉजर इन हिज 7th क्वेश्चन आ गया आपका, रॉजर इन हिज पर्सनल सेंटर्ड काउंसलिंग अप्रोच एम्फेसिस ऑन। तो ये बिल्कुल ईजी था, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिकॉर्ड और एम्पैथी। फिर आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन वाई $1 मिलियन लॉटरी विनर एंड। ये जो भी पूछा है इन्होंने, तो इसका है आपका एडॉप्टेशन लेवल प्रिंसिपल।
फिर आ गया लुकिंग, 9th आ गया लुकिंग एट योर कंप्यूटर स्क्रीन, चूज अप एंड फ्रॉम द लेफ्ट cast a different image on your retina compared to looking at it from across the room and from the right, yet we know the monitor remain the same and retains the same dimension. This phenomena is known as, अच्छा, अब जब ये ऐसा सा क्वेश्चन हो ना कि अगर हम एक साइड से देख रहे हैं तो ऐसा दिख रहा है, तो दूसरी साइड से ऐसा दिख रहा है, बट हमें फिर भी पता है कि जो वो ऑब्जेक्ट है उसकी शेप क्या है, उसका साइज़ क्या है, तो वो कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इधर इन्होंने एक ही वैसा दिया, परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी। अब देखो, कभी साइज़ का पूछा होता है और कभी इन्होंने किसका पूछा होता है, शेप का पूछा होता है, ठीक है। जब साइज़ का पूछते हैं ना आपको, तो जो साइज़ में है वो डिस्टेंस की बात करते हैं कि अगर आप दूर से देख रहे हो या पास से देख रहे हो तब डिस्टेंस का होगा, और जब शेप की बात होगी तब वो फॉर्म का पूछेंगे आपको। जैसे बुक वाला क्वेश्चन आता है तो उधर हमें लगता है कि ये परसेप्चुअल क्या है, मतलब कंसिस्टेंसी किसकी है, ये शेप की है कि साइज़ की है। साइज़ का हमेशा दूर होगी चीज़ या पास होगी चीज़, रेटिना पे सेम इमेज हम परसीव करेंगे, और जो फॉर्म है और जो शेप है वो फॉर्म के रिलेटेड होगी। जैसे कॉइन को हमने हवा में उछाला तो वो घूम रहा है, बट हमें फिर भी पता है कि जो कॉइन है वो गोल है, तो वो क्या आ गई, आपकी शेप आ गई, यानी कि फॉर्म के बारे में पूछ रहे हैं। फिर आ गया नेक्स्ट आपका 10th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कैनन बर्ड थ्योरी, बॉडी अराउजल इज़ द सिस्टमैटिक body arousal is to the sympathetic nervous system as subjective awareness of emotion is to, अब देखो, जहाँ मैंने इमोशन का करवाया, इस थ्योरी को मैंने बड़े अच्छे से करवाया, तो जो आपका अराउजल है वो किससे, जो फिजियोलॉजिकल अराउजल है वो किसकी वजह से है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से होता है, और जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस हम फील करते हैं वो कॉर्टेक्स की वजह से होता है, ठीक है। तो थैलेमस क्या करता है, मेंटेन द अराउजल एंड अप्रेजल आर ट्रिगर। अब देखो, जो कैनन बर्ड की थ्योरी थी, अब इधर मैं पूरी थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बट ये याद रखना कि इसमें क्या होता है कि अराउजल और अप्रेजल एक साथ होता है, ठीक है। अराउज जब होता है आपको तभी चीज़ें, फीलिंग जो है आप इमोशन को फील करते हो, साइमल्टेनियस होता है, और जो अराउजल है और जो फीलिंग है आपकी इमोशन है ये इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। ये इमोशंस की थ्योरी में जाके देख लेना, प्लेलिस्ट में मैंने अलग अलग पूरी प्रॉपर प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। इन्होंने पूछा है फॉल्स कौन सी है, तो एपिसोडिक मेमोरी इज़ लेस हाईली ऑर्गेनाइज्ड दैन सिमेंटिक मेमोरी। तो ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि जो एपिसोडिक मेमोरी है वो ज़्यादा हाईली ऑर्गेनाइज्ड होती है एज़ कम्पेयर टू सिमेंटिक मेमोरी। तो इधर से ही बाकी चीज़ें करेक्ट हो गई, जैसे एपिसोडिक मेमोरी इज़ पार्ट ऑफ LTM, ठीक है। एपिसोडिक मेमोरी इज़ मोर सस्पेक्टेबल टू फॉरगेटिंग दैन सिमेंटिक मेमोरी, ठीक है। तो ये भी नहीं है, और एपिसोडिक मेमोरी में बिकम ए पार्ट ऑफ सिमेंटिक मेमोरी, ठीक है। इसका देखना, इसके साथ भी थोड़ी कन्फ्यूज़न जैसे है मुझे, ठीक है। अगर आपको पता है इसका करेक्ट आंसर तो कमेंट करके बताना। नेक्स्ट आ गया, ये सिंपल आपको मैच द फॉलोइंग है, इसका आंसर 2 है। फिर आ गया असर्शन रीजनिंग। अब देखो, असर्शन रीजनिंग का क्या होता है ना, अगर दोनों स्टेटमेंट भी ठीक हो फिर हमें लगता है कि इसका A आएगा कि B आएगा। अगर एक स्टेटमेंट गलत हो तो फिर बड़े अच्छे से ईजिली तरीके से सॉल्व हो जाता है कि हाँ ये मतलब हमारा आंसर है, बट जब इस तरीके का आता है असर्शन और रीजनिंग ठीक लगती है, फिर हमें लगता है ये कनेक्शन है कि नहीं है, तो उसमें क्या है, आपको बिकॉज सेट करके देख लेना। अगर आप बोलोगे, जैसे कोई पहली स्टेटमेंट है, जैसे इन्होंने दिया इन्वायरमेंट दैट इन्फ्लुएंस एजुकेशन एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ एनहांस क्रिस्टलाइन इंटेलिजेंस, ठीक है। फिर दूसरा इन्होंने इसका रीज़न दिया क्रिस्टलाइन इंटेलिजेंस इज़ डेवलप थ्रू स्टिमुलेटिंग फ्लूइड इंटेलिजेंस। तो ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट हैं, बट ये है कि है किसके रिलेटेड, आपकी क्रिस्टलाइन इंटेलिजेंस के रिलेटेड, ठीक है। तो अब ये दोनों के बीच में क्या हो रहा है, एंड आ रहा है, या एक क्रिस्टलाइन इंटेलिजेंस की आपको दो अलग कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रही हैं, इसलिए आप किस में टिक करोगे, B को करोगे, ठीक है, क्योंकि जो A है वो इसको एक्सप्लेन, इसका पर्टिकुलर रीज़न नहीं है। फिर आ गया नेक्स्ट 14, विजुअल इन्फॉर्मेशन इज़ प्रोसेस्ड बाय डैश बिफोर इट इज़ प्रोसेस्ड बाय डैश। तो विजुअल इन्फॉर्मेशन पहले कौन प्रोसेस करता है, आपके गैग्लियन सेल, किससे पहले, फीचर डिटेक्टर से। अब सबसे पहले इसमें क्या होते हैं, रॉड और कोन्स आते हैं, फिर उसके बाद आपके बाईपोलर आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, बाईपोलर के बाद क्या आते हैं आपके, ये आगे गैग्लियन आगे, फिर इसका एक्सॉन है जो इसकी, फिर आगे इसकी मतलब जो गैग्लियन सेल के एक्सॉन है, फिर उसके बाद ये आते हैं, और लास्ट में आपके फीचर डिटेक्टर सेल आ जाते हैं, ठीक है।
इनके बीच में एमाक्राइन और हॉरिजेंटल सेल भी होते हैं, उसको एक बार देख लेना आइज़ के स्ट्रक्चर में जाकर, ठीक है। फिर आ गया पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके हमेशा ही क्वेश्चन आए होते हैं, 2018 में भी आए होंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड ये आ गया मास्टर ग्लैंड है, क्यों? क्योंकि जो इसके हार्मोन स्क्रीट बाय एंटीरियर पिट्यूटरी रेगुलेट द एक्टिविटीज़ ऑफ अदर ग्लैंड, ठीक है। जो एंटीरियर पिट्यूटरी के हैं ना, वो क्या करते हैं, बाकी जो आपके अदर ग्लैंड्स हैं उनकी एक्टिविटी को भी रेगुलेट करते हैं। अब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में से कौन कौन से निकलते हैं और पोस्टीरियर में से कौन कौन से निकलते हैं, ये आपका काम है देखना, ठीक है। फिर आ गया उसके बाद आपका द फिलोसफर इमैनुअल कांत इम्फेसाइज दैट, इसने क्या बोला था, अब इसके बारे में मैंने थोड़ा सा और ऊपर लिखा है, इसको पढ़ लेना, ठीक है। इसने बोला था वी लर्न टू परसीव द वर्ल्ड थ्रू एक्सपीरियंस, ठीक है। फिर आगे उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की आपको पता होना चाहिए क्लस्टर ए, बी और सी की कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन सी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर किसके अंडर आती हैं, ठीक है, और किसके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। एबनॉर्मल साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जाके देखना, पर्सनालिटी डिसऑर्डर का करवाया मैंने, ठीक है। तो इन्होंने पूछा बॉर्डर लाइन का। बॉर्डर लाइन में क्या आ गया आपका, सबसे पहले आ गया इफ़ेक्टिव इंस्टेबिलिटी, फिर आ गया इम्पल्सिवनेस, फिर आ गया सेल्फ म्यूचुलेशन, ये होता है मतलब सुसाइडल इंटेंट, और जो आपका लैक ऑफ ह्यूमर है ये एंटी सोशल का है, और जो ओवर कंसर्न विद ऑर्डर एंड रूल्स, तो ये है ऑब्सेसिव कंपल्सिव जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है उसका, तो इसका आंसर है बी। फिर इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपको कि बाय व्हाट एज चिल्ड्रन आर अवेयर ऑफ जेंडर स्टेबिलिटी एज पर कोलबर्ग थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जेंडर आइडेंटिटी। तो ये आ गया आपका 4.5 to 7 ईयर तक। अब देख लेना कौन सी स्टेज है, ये स्टेजेस बिल्कुल अच्छे से करके जाना क्योंकि जेके सेट वाले ये पूछते हैं। द फिफ्थ ईगो क्राइसिस स्टेट गिवन बाय इरिक्सन, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन कॉरस्पॉन्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट स्टेज। तो वो क्या है आपकी जेनाइटल स्टेज, ठीक है। जो एनल है वो ऑटोनॉमी वर्सेस शेम के साथ है। अब जो इरिक्सन और जो सिगमंड फ्रूड की है, ये दो साइको एनालिटिक थ्योरीज है ना, तो इनका कंपैरिजन भी बढ़ के जाना, देखो इधर पूछा आगे भी पूछ सकते हैं। फिर आ गया गिव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट टू अटेन डिफरेंट फीचर गिवन बिलो। तो ये आपको सीक्वेंस पता ही होगा लैंग्वेज वाले में, जो थिंकिंग कॉग्निशन वाला है उसमें लैंग्वेज का लास्ट में मैंने लैंग्वेज की सारी थ्योरीज, उनके कंसेप्ट, उनकी हाइपोथेसिस सब करवाया है, ठीक है। कॉग्निशन वाले उसमें ये क्या है इसका 1 आंसर, इसको देख लेना। फिर आ गया नेक्स्ट इन एटीट्यूड स्केलिंग बाय इक्वल अपीलिंग इंटरवल मेथड मीडियन इज़ यूजली एम्प्लॉयड टू ऑब्टेन स्केल वैल्यू, ठीक है। इसमें क्या होता है, मीडियन होता है इक्वल अपीलिंग में, और ठीक है ये हमारा स्टेटमेंट ठीक है, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन मोड बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर भी है क्योंकि इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। हम मीडियन इसमें है, जो पेयर कंपैरिजन है उसमें हम क्या देखते हैं, पेयर कंपैरिजन मेथड में हम जेड स्कोर देखते हैं ना, वो भी थर्स्टोन ने दिया है। अब उसके बाद कुछ में हम मीन देखते हैं, ठीक है। पर मीडियन जो इक्वल अपीलिंग इंटरवल है इसमें सिर्फ हम क्या देखते हैं, मीडियन देखते हैं। ये मैंने अभी नहीं करवाया स्केलिंग मेथड, इनको मैं करवाऊँगी अब नेक्स्ट सेशन के लिए, ठीक है। फिर आगे पेरेंट्स विद डैमेज टू patient with damage to frontal lobe behave as if they lack a control system that monitor their processing resource appropriately. They are said to be, उसको क्या बोलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, डिसएग्जीक्यूटिव सिंड्रोम। फिर आ गया ठीक है, बाकी सिंड्रोम भी आपको पता होने चाहिए। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन डू नॉट बिलोंग टू कोस्टा एंड एमसी ग्रेड नियो पीआई। तो है साइकोटिज्म। नियो पीआई में देखो आपका क्या था मेन, जैसे नियो है ना न्यूरोटिसिज्म, एक्सट्रोवर्ट, ओपननेस, ठीक है, इसका ये है। तो अब पी नहीं है ना इसमें, साइकोटिज्म इसमें नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या आएगा 2 और 4, लाई स्केल भी इसमें नहीं है। इसका कंपैरिजन नियो पीआई का बड़ी बड़ी देते हैं इसके उसके साथ आइसिन का जो, ठीक है, उसमें है आइसिन में 4 स्केल हैं, पी ई एन और लाई स्केल, यानी साइकोटिज्म, एक्सट्रोवर्ट, न्यूरोटिसिज्म और लाई स्केल, और इसमें लाई स्केल नहीं है, इनका ही कंपैरिजन पूछते हैं बड़ी बड़ी।
फिर ये क्वेश्चन इधर थोड़ा ब्लर है, पता नहीं क्या है, ये मुझे भी नहीं दिखा है। नेक्स्ट देखते हैं 26। विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट बिलीव दैट सम पीपल टेंड टू हैव ए some people pessimistic exploratory style characterized by the tendency to blame bad event on themselves। ठीक है, तो ये क्या है, एरॉन बेक की जो आपकी ये है, एरॉन बेक की क्या आपकी जो आपकी एरॉन बेक की है, अब देखो मेरा मुंह सही नहीं, जो आपकी एरॉन बेक की कॉग्निटिव थेरेपी है। ठीक है, फिर आ गया नेक्स्ट। ए सोल्जर एक्सपीरियंस सडन ब्लाइंडनेस आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम बैटल, ही वुड मोस्ट लाइकली बी डायग्नोज्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर। ठीक है, तो वो कौन सा डिसऑर्डर है आपका, कन्वर्जन डिसऑर्डर है। अब देखो जो डिसऑर्डर हैं उसमें आपके सोमैटोफॉर्म और कन्वर्जन डिसऑर्डर हैं। सोमैटोफॉर्म के अंदर ही आपके कन्वर्जन आते हैं और आपके एंग्जाइटी डिसऑर्डर आते हैं। एंग्जाइटी डिसऑर्डर कौन से हैं, कन्वर्जन कौन से हैं, इसमें न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि आपकी ब्लाइंडनेस आ गई, उसके बाद आपको लगेगा कि कोई एक पार्ट में बॉडी के पार्ट में पैरालिसिस हो गया। ठीक है, और जो सोमैटोफॉर्म है वो ऐसे आपके डिसऑर्डर हैं कि कुछ फिजिकल सिम्टम नहीं होंगे बट आपको फिर भी पेन वगैरह फील होगी और वो आपको सच में फील हो रही होगी। ठीक है, कन्वर्जन में क्या होगा, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आएंगी आपको। ठीक है, तो ये भी देख लेना, एबनॉर्मल साइकोलॉजी में मैंने करवाया ये। फिर नेक्स्ट आ गया आपका द टेंडेंसी टू ब्लेम द विक्टिम इन ए रेप केस इज़ एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यह है द जस्ट वर्ल्ड फिनोमिना, इसके रिलेटेड भी बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं। फिर आ गया उसके बाद, अब ये क्वेश्चन में मुझे पढ़े नहीं जा रहा है। ठीक है, 29। फिर आ गया नेक्स्ट आपका, गैम्बलर हु इंसर्ट कॉइन इन ए स्लॉट मशीन आर रीइंफोर्स्ड ऑन ए डैश शेड्यूल। तो जो गैम्बलर वगैरह हैं, लॉटरी सिस्टम है तो वेरिएबल रेशियो है और ये हाई रेट होता है इसमें। ठीक है, और जो वेरिएबल इंटरवल है उसका स्लो रेट है। फिर आगे सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी इज़ बेस्ड अपॉन द आइडिया दैट, कौन सा, अब सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी भी इम्पॉर्टेंट है। अब इसका जो प्लॉट है ROC, रिसीवर ऑपरेटिंग कर्व, और इसके बाद इसकी एक दो चीज़ और इम्पॉर्टेंट है। देखो जो सिग्नल डिटेक्शन है इसका सबसे पहले आ जाएगा आपका जो रिज़ल्ट है सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी का, उसको हम प्लॉट करते हैं ROC में, रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं उसको हम। ठीक है, और ये क्या एज्यूम करता है, आपका सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स बायस एज वेल एज सेंसिटिविटी ऑफ द सेंस ऑर्गन कैन इन्फ्लुएंस देयर साइकोफिजिकल डिटेक्शन। ठीक है, इसका आंसर ए है। और इसमें एक और चीज़ है, इसकी पे ऑफ मैट्रिक्स, जो इसका टेबल है उसको हम पे ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसमें आपको दिया होता है हिट, मिस, फॉल्स अलार्म, करेक्ट, रिजेक्शन। ये भी मैंने परसेप्शन में करवाया होगा, उधर जाके देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका, विच स्टेज ऑफ स्लीप हेल्प डेल्टा वेव फॉर मोर देन 50% ऑफ टाइम। तो वो है आपकी स्टेज 3, और EEG भी हम स्टेज 3 में लगाते हैं, मतलब डेल्टा स्लीप के टाइम लगाते हैं। स्टेज 2 में K कम्प्लेक्स आ गया आपके, और स्लीप स्प्रिंगल भी आपके स्टेज 2 में आएंगे। स्टेज 1 में थीटा वेव्स आएंगी, और जो स्टेज 4 और 5 को शायद से कंबाइन कर दिया है, मतलब जब ये स्टेजेस ख़त्म हो जाती हैं आपकी NREM की, तो REM स्लीप आ जाती है। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका नेक्स्ट, स्लीप का भी करवाया मैंने, किस में जाके देखना, बायोलॉजिकल बेसिस में जाके प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। ठीक है, एन अटॉर्नी यूज़ ऑफ misleading question may distort a witness recall of a crime due to dynamics of memory distortion and illusion correlation। ठीक है, इसका ये है बट इन्होंने ऑप्शन नहीं दिया, तो इसका ऑप्शन के हिसाब से मेमोरी कंस्ट्रक्शन ही आता है इधर। फिर आ गया उसके बाद आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट, अच्छा एक ये मेमोरी कंस्ट्रक्शन है ना, एक और होता है कन्फेबुलेशन। उसमें हम क्या करते हैं, रॉन्ग मेमोरी, मतलब रॉन्ग वो बनाते हैं, स्टोरीज बना के सुनाते हैं। ठीक है, फिर आ गया उसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कॉज ऑफ फॉरगेटिंग। तो सिलेक्टिव अटेंशन, बाकी सारे तो पता है आपको फॉरगेटिंग के ही कॉज हैं। अब ये स्टैटिक है, इसको हम इसमें नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट आ गया आपका 36, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल प्रोसीजर इज़ आर नॉट बेस्ड ऑन क्लासिकल कंडीशनिंग। तो ये पता होगा 2 एंड क्लासिकल कंडीशनिंग पे कौन सा नहीं है आपका, एक तो आ गया 2 और एक आ गया क्लाइंट सेंटर थेरेपी। फिर आ गया उसके बाद, अब देखो अगर आपको स्पीड स्लो लग रही है ना कि मैं धीरे बोल रही हूँ, आप स्पीड बढ़ा के वीडियो देख सकते हो। नेक्स्ट आ गया उसके बाद आपका
attribution, the process by which we determine the cause behind other behavior. Involve focusing on which aspect of behavior. तो ये आपका हरोल्ड कैली का मॉडल पूछा 1972 में दिया था, ठीक है। ये भी करवाया सोशल साइकोलॉजी में, उसकी प्लेलिस्ट में जाके देखना एट्रीब्यूशन मॉडल, ठीक है। इसका आंसर है सी। अब मैं इधर एक्सप्लेन नहीं करूँगी, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बट मैं बताती जा रही हूँ कहाँ कहाँ अगर आपको ये चाहिए टॉपिक तो आप जाके प्रीवियस वीडियोज़ में देख सकते हो, और नोट्स भी वहाँ अवेलेबल है। फिर आ गया ये आपका सिंपल कंसेप्ट है, मैच करने के लिए बोला। नेक्स्ट है, ये भी आपको सिंपल मैच करने के लिए बोला है, इसको भी देख लेना, इसका आंसर है डी। फिर उसके बाद उसका आंसर है डी नेक्स्ट का, और इसका आंसर है ये भी मैच करने के लिए बोला है। इसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न थी, इन्होंने ऑप्शन नहीं दिए हैं, इसको देख लेना, 3 और 4 है इसका ऑप्शन। फिर आ गया एफ रेशियो इज़ एन रेशियो ऑफ, किसका है ये, वेरिएंस एस्टिमेशन का है। अब पैरामीट्रिक टेस्ट कौन से हैं, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कौन से हैं, और जो आपके टी टेस्ट और जेड टेस्ट हैं ये आपके मीन के लिए हैं, और उसके बाद इनके नॉन पैरामीट्रिक वर्जन कौन से हैं, कोरिलेशन में आपको क्या करके जाना है कि आपके पियर्सन, स्पेयरमैन, फाई कोफिशिएंट, ठीक है, ये सब मैनोवा, अनकोवा, मैनकोवा, इनमें कितने डिपेंडेंट और कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। जो बेसिक है ये चीज़ें पढ़ के जाना, इसकी भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी वीडियो, जाके अगर उधर चेक करोगे। मतलब बिल्कुल डीप स्टार्ट नहीं पता होना चाहिए, बट ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन उसमें से ही आएगा। जैसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि हम जैसे पूछ लेते हैं कि नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कौन सा है टी टेस्ट के लिए या जेड टेस्ट के लिए, तो ये आपको पता होनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट आ गया उसके बाद आपका 44 3A अचीवमेंट, एफिलिएशन, एग्रेशन आर रिफ्लेक्टेड इन, तो इसका क्या है, मोटिवेशन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द प्रोसेस थ्योरी ऑफ वर्क मोटिवेशन, तो इसकी 1 और 3 है। जहाँ मोटिवेशन का करवाया है मैंने बिल्कुल एक शॉर्टकट, कोई 10 या 12 मिनट्स की है, तो उस शॉर्टकट में जैसे ये क्वेश्चन आया तो उस टाइप की ही मैंने थ्योरी करवाई है आपको, बिल्कुल डीप नहीं करवाया अभी। फिर आ गया नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द फर्स्ट स्टेप इन शेपिंग प्रोसीजर डिज़ाइन टू प्रोड्यूस बार प्रेसिंग इन ए रैट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था उसका,